आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कुछ समय पूर्व एक प्रश्न आया था मेरे पास कि पूछा गया था कि ज्योतिष में केंद्राधिपत्य दोष क्या होता है। और बहुत ही ये विवादित विषय है। इसके बारे में लोगों की बहुत मिसकंसेप्शन है, बहुत गलत धारणाएं हैं। तो मैंने सोचा कि आज हम थोड़ा सा डिटेल में इस विषय पर चर्चा करें, जिससे कि आप सभी को जानकारी भी मिलेगी कि केंद्राधिपत्य दोष क्या होता है। ज्योतिष में दो तरह के ग्रह होते हैं, एक सौम्य ग्रह कहते हैं और एक क्रूर ग्रह। इनको हम शुभ और अशुभ ग्रह भी बोलते हैं, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको बेनिफिक और मेलेफिक प्लैनेट भी बोलते हैं। अब ज्योतिष में जैसा कहा कि 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु। इसमें से जो गुरु और शुक्र हैं, जुपिटर और वीनस हैं, इनको हमने सौम्य ग्रह कहा, और ये इंग्लिश में इसको हम बेनिफिक प्लैनेट्स बोलते हैं। इसके अलावा जो मंगल है, सूर्य है, शनि है, राहु एंड केतु हैं, इन सबको क्रूर ग्रह कहा या मेलिफिक प्लैनेट या अशुभ प्लैनेट कहा। अब बाकी बचे दो, चंद्रमा और बुध। बुध को ज्योतिष में एक चाइल्ड से कंपैरिजन किया गया कि चाइल्ड का अपना कोई नेचर नहीं होता, और जैसी उसको संगति मिलती है, जैसा एसोसिएशन मिलता है, वो वैसे ही बिहेव करने लगता है। तो वही चीज ज्योतिष में बुध के बारे में है कि जब बुध को शुभ ग्रहों का संयोग मिलता है, एसोसिएशन मिलता है, तो बुध शुभ ग्रह बन जाता है, और जब बुध को अशुभ ग्रहों का एसोसिएशन मिलता है तो बुध अशुभ ग्रह बन जाता है। और अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा, जैसा आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा का साइज रोज बदलता रहता है। और चंद्रमा जो हमारा जो ल्यूनर मंथ है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पूर्णिमा से अमावस्या तक का समय, जिसको कि हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, और अमावस्या से शुक्ल पक्ष, अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय, जिसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो चंद्रमा इन पक्षों में भी 15-15 तिथियों में हमने डिवाइड किया। तो चंद्रमा कभी शुभ होता है, कभी अशुभ होता है। अगर मैं एक लेमन टर्म में बात करूं, जिससे सबकी समझ में भी आ जाएगा, कि चंद्रमा का साइज जब आधा या आधे से ज्यादा होता है, हम साइज की बात कर रहे हैं कि चंद्रमा जब आपको आधा या आधे से ज्यादा दिखाई पड़े, तब उस स्थिति में हम चंद्र को शुभ ग्रह या सौम्य ग्रह या बेनिफिक प्लैनेट मानते हैं। और बाकी समय में चंद्रमा जो है वो अशुभ प्लैनेट की तरह एक्ट करता है या क्रूर ग्रह की तरह एक्ट करता है। और एक एक्सेप्शन और भी है कि जब भी किसी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुध का जो युति होती है, तो दोनों के दोनों प्लैनेट जो है वो शुभ ग्रह बन जाते हैं, भले ही इंडिविजुअली वो अशुभ क्यों ना हो। क्योंकि ये चंद्रमा और बुध की जो युति है, एक तरह से माँ और बेटे की युति है। कि जैसे आप देखते हैं कि जब भी माँ और बेटे आप आपस में मिलते हैं, तो इट्स वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर बोथ ऑफ देम। इंडिविजुअली वो कैसे भी हों, लेकिन उनके अंदर जो प्यार उमड़ता है, इतना अच्छा जो एनवायरनमेंट होता है, वो कभी नहीं आता। तो इसीलिए ज्योतिष में कहा कि जो जब भी चंद्रमा और बुध की युति होगी किसी भी जन्म कुंडली में, तो दोनों ग्रह शुभ ग्रह बन जाते हैं, बेनिफिक प्लैनेट बन जाते हैं, भले ही अलग अलग तौर पर वो मेलेफिक या अशुभ या क्रूर क्यों ना हो। तो ये बात हुई सौम्य और क्रूर ग्रहों की। और क्योंकि केंद्राधिपत्य दोष का जो संबंध है वो इन्हीं से है, सौम्य ग्रह से और क्रूर ग्रह से, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं इनके बारे में। अब जहां तक ये केंद्राधिपत्य दोष का सवाल है, इसके बारे में बहुत गलत गलत धारणाएं हैं, बहुत एक विवादित विषय है, बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों की इसके बारे में जो है। और कुछ एक्सट्रीम एंड पर गए हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर सौम्य ग्रह अगर केंद्र का लॉर्ड होता है, केंद्र हाउसेस होते हैं ज्योतिष में, पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव, अगर कोई भी सौम्य ग्रह बेनिफिक प्लैनेट केंद्र हाउस का लॉर्ड होता है, तो उसकी कहते हैं कि वो अशुभ हो जाता है। ये एक्सट्रीमेंट है कि वो अशुभ हो जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर क्रूर ग्रह केंद्र का स्वामी है तो वो शुभ हो जाता है। ये एक एक्सट्रीमेंट है कि अगर बेनिफिक प्लैनेट इज अ लॉर्ड ऑफ quadrant, it becomes malefic, and if a malefic planet is a lord of
quadrant, it becomes a benefic. This is an experiment, and most of the people they believe on this only. मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत ज्योतिषियों को देखा, बहुत स्टूडेंट्स को देखा, सबके मन में यही मान्यता है कि जैसे ही शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी होता है तो वो अशुभ हो जाता है, और अगर अशुभ ग्रह केंद्र का स्वामी होता है तो वो शुभ हो जाता है। एक मान्यता तो ये है। दूसरी मान्यता कहते हैं कि अगर शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी है तो उसकी शुभता खत्म हो जाती है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। ऐसे ही अशुभ ग्रह अगर केंद्र का स्वामी है तो उसकी अशुभता कम हो जाती है, वो भी न्यूट्रल हो जाता है। ये दूसरा एक मत है ज्योतिषों के बारे में, और ज्यादातर लोग मैंने देखा अच्छे अच्छे जो ज्योतिष भी हैं वो इन्हीं दो मतों में से एक मत को मानते हैं, और मेरे हिसाब से ये दोनों ही बिल्कुल गलत हैं। और आज मैं यही कोशिश करूंगा इस प्रोग्राम में आपको बताने के लिए कि एग्जैक्ट जो केंद्राधिपति दोष है हमारे ज्योतिष शास्त्रों के हिसाब से क्या दोष है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। और मैं इसका रेफरेंस देना चाहूँगा लघु पराशरी का, क्योंकि लघु पराशरी जो है इस मामले में बहुत स्पष्ट करती है केंद्राधिपति दोष को। और लघु पराशरी में एक श्लोक है, 10 नंबर श्लोक है, तो उसमें मैं एक आपको पढ़ के सुनाता हूँ उसको क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो मारकेत्व अपि तयोर्मारक स्थान संस्थित है बुद्धस्त दनु चंद्रो अपि भवेत दनु तद्युद है। ये जो है हमारे जो लघु पराशरी में ये श्लोक है, और इस श्लोक का अर्थ क्या है? इस श्लोक का अर्थ है कि सौम्य ग्रह मतलब शुभ ग्रह या बेनिफिक प्लैनेट का केंद्रेश होकर सुफल न देना केंद्राधिपत्य दोष कहलाता है। इट्स वेरी क्लियर कि अगर कोई भी बेनिफिक प्लैनेट या शुभ प्लैनेट केंद्र का लॉर्ड है तो वो उसका शुभ फल न देना केंद्राधिपत्य दोष कहलाता है। यह दोष शुक्र में सर्वाधिक, उससे कम गुरु में, गुरु से कम बुध में, और उससे भी कम चंद्रमा में होता है। तो ये डेफिनेशन है, और इसके साथ एक कंडीशन और है इसी श्लोक का, अगर आप मतलब देखेंगे तो दूसरी कंडीशन क्या है? एक तो केंद्र हाउस का लॉर्ड होना शुभ ग्रह का, अशुभ ग्रह की बात नहीं करी, सिर्फ ये कहा कि शुभ ग्रह अगर केंद्र का लॉर्ड होता है तो उसमें जो शुभ फल ना देना उसको हम केंद्राधिपत्य दोष कहते हैं। और यह ग्रह जो है सबसे ज्यादा शुक्र में होता है, उससे कम गुरु में होता है, उससे कम बुध में होता है, और उससे कम चंद्रमा में होता है। इसके साथ एक कंडीशन और भी जुड़ी हुई है, और वो कंडीशन है कि सौम्य ग्रह यदि मार्केश होकर, देखिए एक कंडीशन और लगा दी कि सौम्य ग्रह को मार्केश भी होना पड़ेगा, मार्केश होकर केंद्रेश होते हैं तो उनका शुभ फल प्राप्त नहीं होता। तो दो कंडीशन है कि शुभ ग्रह अगर केंद्र के लॉर्ड हैं और साथ में मारक हाउस के भी लॉर्ड हैं, तब हमें उन ग्रहों का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अब आप देखिए कि ज्योतिष में जो मारक स्थान है वो सेकंड और सेवेंथ हाउस है, दूसरा और चौथा भाव है। तो अगर केंद्र का लॉर्ड है और साथ में अगर मारक स्थान का भी लॉर्ड है, सेकंड और सेवेंथ हाउस का, तब हम कहते हैं कि हमें उस शुभ ग्रह का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। तो पहली चीज तो बहुत मैं क्लियरली बता दूं कि ये जो लघु पराशरी है उसने सिर्फ शुभ ग्रहों के बारे में कहा कि केंद्रेश होकर, और प्रोवाइडेड कि अगर वो मारक हाउस का भी लॉर्ड है तो शुभ फल नहीं मिलेगा। और इन्होंने क्रूर ग्रहों की बात नहीं की, क्रूर ग्रह का जो अशुभ फल है वो खत्म हो जाता है। तो दिस केंद्राधिपति दोष इज ओनली अबाउट बेनिफिक प्लैनेट, ओनली अबाउट सौम्य प्लैनेट, ओनली अबाउट शुभ प्लैनेट, नॉट अबाउट अशुभ प्लैनेट और मेलेफिक प्लैनेट। और एक कंडीशन ये है कि केंद्र का लॉर्ड हो और साथ में अगर मारक स्थान का भी लॉर्ड हो, तब ये केंद्राधिपत्य दोष लगता है, अर्थात हमें शुभ ग्रह का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। और दूसरा, अगर हम इन्हीं चीजों को देखें, क्योंकि मारक स्थान ज्योतिष में सेकंड और सेवेंथ हाउस है, तो ये कंडीशन कुछ लग्नों में होती है। जैसे मेष लग्न है, तो मेष लग्न में जो शुक्र है वो सेकंड और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है, और सेवेंथ हाउस हमारा केंद्र है और सेकंड हाउस हमारा मारक है। तो इसका मतलब अगर मेष लग्न है किसी व्यक्ति का,
तो उसके लिए जो शुक्र है वो शुभ फल नहीं देगा, उसका जो शुभ फल है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मारक स्थान का भी लॉर्ड है और केंद्र हाउस का भी लॉर्ड है। इसी तरह से अगर हम मिथुन लग्न को बात करें, तो मिथुन लग्न में आप देखते हैं कि जो गुरु है वो 7th एंड 10th हाउस का लॉर्ड होता है। 7th एंड 10th हाउस दोनों केंद्र स्थान है और 7th हाउस मारक स्थान भी है। इसलिए मिथुन लग्न के व्यक्तियों को गुरु जो है शुभ फल नहीं देता है। अगर हम कन्या लग्न की बात करें, तो कन्या लग्न में जो गुरु है वो 4th एंड 7th हाउस का लॉर्ड है। 4th और 7th हाउस दोनों मारक, दोनों केंद्र स्थान है और 7th हाउस हमारा मारक स्थान है। तो केंद्र का भी लॉर्ड हो गया, मारक का भी लॉर्ड हो गया, तो गुरु का आपको शुभ फल नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर हम वृश्चिक लग्न की बात करें, स्कॉर्पियो लग्न की बात करें, तो उसमें जो शुक्र है, इट बिकम्स द लॉर्ड ऑफ 7th एंड 12th हाउस। 7th एंड 12th हाउस, और 7th हाउस हमारा मारक स्थान भी है और केंद्र स्थान भी है। तो इसलिए वृश्चिक लग्न में शुक्र का भी आपको सुफल नहीं मिलेगा। अगर धनु लग्न की बात करें, तो बुध जो है लॉर्ड हो जाता है 7th एंड 10th हाउसेस का। 7th हाउस हमारा केंद्र भी है, मारक भी है, और 10th हाउस हमारा केंद्र स्थान है। तो इसलिए धनु लग्न के व्यक्तियों को बुध का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह से मीन लग्न की बात करें, पाइसेस लग्न की बात करें, तो उसमें आप देखेंगे कि बुध जो है वो 4th और 7th हाउस का लॉर्ड है। तो उसमें भी जो 7th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से उसको बुध का शुभ फल इस लग्न के लोगों को प्राप्त नहीं होता है। और ये कहा कि अगर सौम्य ग्रह मार्केश नहीं है, अगर बेनिफिक प्लैनेट या शुभ प्लैनेट केंद्र का लॉर्ड होते हुए अगर वो मार्केश का लॉर्ड नहीं है, मारक स्थान का लॉर्ड नहीं है, फिर हमें उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। तो जो बेसिक कंडीशन है कि केंद्र का लॉर्ड भी हो और दूसरा मारक स्थान का भी लॉर्ड होना चाहिए, जब भी एक शुभ ग्रह को केंद्राधिपति दोष लगता है। जैसे हम कर्क और सिंह लग्न की बात करें, कर्क और सिंह लग्न की, उसमें जो शुक्र है उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो मारक स्थान का लॉर्ड नहीं है। तो ये जो पोजीशन क्लेरिफाई की आपकी लघु पराशरी ने, बहुत क्लियरली कहा कि कोई भी अगर शुभ ग्रह केंद्र स्थान का भी लॉर्ड है और मारक हाउस का भी लॉर्ड है, तब उसे, उस ग्रह की हमें शुभता नहीं मिलती या उस ग्रह के हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होते। और लघु पराशरी ने इसको मेलेफिक प्लैनेट की बात नहीं की कि मेलेफिक प्लैनेट को भी केंद्राधिपति दोष लगता है, नहीं। और अगर हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें कि क्या कहा लघु पराशरी ने, कहा कि गुरु और शुक्र के मार्कत्व होने पर यह दोष सबसे अधिक लगता है। गुरु और शुक्र के अगर वो मारक स्थान के भी लॉर्ड होते हैं तो ये दोष बहुत बलवान हो जाता है। और रीजन यही है कि गुरु जब सप्तमेश होता है तो उसकी दूसरी राशि केंद्र में होती है, और शुक्र जब सप्तमेश होता है तो उसकी दूसरी राशि सेकंड या 12th हाउस में होती है। इसलिए गुरु या शुक्र के सप्तमेश होने पर उनके जो ट्राइन हाउस से कोई कनेक्शन नहीं बैठता या लग्न से कोई कनेक्शन नहीं बैठता। और यही कहा लघु पराशरी ने कि अगर किसी भी शुभ ग्रह का संबंध, अगर वो केंद्र का भी लॉर्ड है और अगर उसका संबंध ट्राइन या त्रिकोण हाउस से हो रहा है, तब ये केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। और इसीलिए जब कहा कि जो गुरु और शुक्र हैं जब वो सप्तमेश के लॉर्ड होते हैं तो उनका त्रिकोण से कोई संबंध नहीं हो सकता, इसलिए कहा कि यह जो दोष है ये सबसे ज्यादा बलवान जो है वो गुरु और शुक्र के लिए होता है। बुध के लिए क्यों कहा कि उससे कम होता है, कि देखिए गुरु और शुक्र जो है हमेशा 100% केसेस में उनको हमने नेचुरल सौम्य ग्रह माना, प्राकृतिक तौर पर वो सौम्य ग्रह हैं, कभी भी वो अशुभ ग्रह नहीं माना उनको। और बुध जैसा मैंने कहा कि उसके एसोसिएशन पर डिपेंड करता है कि किन प्लैनेट का एसोसिएशन है। अगर बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है तो बुध शुभ हो जाता है, और अगर मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है तो बुध अशुभ हो जाता है। तो बुध के चांसेस जो हैं शुभ या शुभ होने के, वो 50% है, ना कि 100%। इसी तरह से चंद्रमा, मैंने कहा कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक शुभ होता है और बाकी समय में अशुभ होता है, इसलिए चंद्रमा पूरे टाइम कभी भी शुभ नहीं होता। तो इसीलिए जो संभावना है सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग हम कहते हैं कि केंद्राधिपति दोष लगता है, वो गुरु और शुक्र को लगता है, उससे कम बुध को लगता है, और उससे कम जो है वो
चंद्रमा को लगता है। फिर कहा कि अगर गुरु और शुक्र, ये दो प्लैनेट जिनको कि केंद्राधिपति दोष सबसे ज्यादा लगता है, कि यदि ये दो प्लैनेट सेवेंथ में स्थित हो, सप्तमेश होकर और उसी भाव में स्थित हो, सेवेंथ के लॉर्ड हैं और सेवेंथ हाउस में ही प्लेस्ड होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये दोष बहुत प्रबल हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है और एक बहुत स्ट्रांग मारक दोष बन जाता है। तो अगर हम देखें कि जो हमारी जो मेष लग्न है, मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, वृश्चिक लग्न है, इसमें गुरु या शुक्र सप्तमेश होते हैं और इन लग्नों में गुरु या शुक्र सेवेंथ हाउस में अगर स्थित हो, प्लेस्ड हो, तो आप कहेंगे कि उसका जो मारक इफेक्ट है या डेथ इन्फ्लिक्टिंग इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर ये कहा कि सप्तमेश का किसी त्रिकोणीय से संबंध होने पर, अगर हम कहें कि केंद्र हाउस का भी लॉर्ड है और उसका संबंध किसी भी ट्राइन हाउस से होता है, तो ये पोजीशन योग कारक हो जाती है उस ग्रह के लिए। तो योग कारक तो अवश्य हो गई उस प्लैनेट के जहाँ तक रिजल्ट का सवाल है, लेकिन जहाँ तक वो मारक स्थान का लॉर्ड होने की वजह से उसका जो मारकत्व है वो बना रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। जैसे कि हम कहें कि जो वृश्चिक लग्न में विनस जो है वो सेवेंथ और ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है और जुपिटर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है। तो अगर शुक्र का बृहस्पति से संबंध हो जाए, त्रिकोण का और क्वाड्रेंट का आपस में संबंध हो जाए, तो राजयोग तो बनता है, परंतु इस राजयोग वाले व्यक्ति को जब भी गुरु और शुक्र की या गुरु का मेन पीरियड या शुक्र का सब पीरियड जब चलेगा, तो प्रारंभ में राजयोग तो मिलेगा, लेकिन उसके बाद प्रधान रूप से मारक फल ही ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। और अगर हम मकर और कुंभ लग्न की बात करें, तो शुक्र जो है केंद्रेश के साथ साथ त्रिकोणेश भी होता है, इसलिए योग कारक बन जाता है। और इसी तरह से जो अगर हम सेक्रेटेरियस एंड पाइसेस या धनु या मीन लग्न की बात करें, तो जुपिटर जो है वो केंद्रेश होता है, तो इसलिए लग्न का भी लॉर्ड है और केंद्र का भी लॉर्ड है, ट्राइन और क्वाड्रेंट का लॉर्ड है, तो उस केस में भी जुपिटर को केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता है। और केंद्राधिपति जो अ, हम क्रूर ग्रह की बात करें, तो ये जो हमारी लघु पराशरी है, लघु पराशरी ने क्रूर ग्रह की बात नहीं की कि क्रूर ग्रह को भी केंद्राधिपत्य दोष लगता है। और हमारे मन में जो भ्रम है, एक मिसकंसेप्शन है कि अगर अशुभ ग्रह केंद्र के लॉर्ड होते हैं तो वो शुभ हो जाते हैं, बिल्कुल गलत है। और जो अगर हम श्लोक नंबर 12 को पढ़ें लघु पराशरी में, तो उसमें जो लिखा हुआ है कि जो अगर क्रूर ग्रह केंद्र का लॉर्ड है, तो कहते हैं कि कर्क लग्न में जो है मंगल दशमेश होता है, तो वो बहुत शुभ हो जाता है। वो शुभ इसलिए नहीं होता कि वो केंद्र का लॉर्ड है, शुभ इसलिए होता है कि वो ट्राइन का भी लॉर्ड है। तो ट्राइन के लॉर्ड होने की वजह से जब कोई भी केंद्र में क्रूर ग्रह है और अगर उसका ट्राइन से भी संबंध है, जब शुभ होता है, ना कि केंद्र में बैठने की वजह से हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, ये केंद्राधिपति दोष के बारे में बहुत अच्छा प्रश्न था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में बताया जाए। और अब आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि पहली चीज़ तो दो तीन चीज़ें मैं बता दूं कि जो शुभ ग्रह हैं ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, ना कि अशुभ ग्रहों के लिए। और शुभ ग्रह में भी अगर कंडीशन यही है कि केंद्र का भी लॉर्ड हो और मारक स्थान का भी लॉर्ड हो, मतलब सेकंड या सेवेंथ हाउस का भी लॉर्ड हो, तब ये दोष लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और अगर क्रूर ग्रह की बात करें तो केंद्र का लॉर्ड है और अगर उसका ट्राइन हाउस से या त्रिकोण से संबंध है, तब नेचुरली वो योग कारक बन जाता है, तो वो स्ट्रांग हो जाता है। तो इसलिए वो स्ट्रांग इसलिए नहीं होता कि केंद्र का लॉर्ड है, स्ट्रांग इसलिए होता है कि वो केंद्र का भी लॉर्ड है और त्रिकोण का भी लॉर्ड है, तो इसलिए वो पोजीशन जो है अपने आप में योग कारक बन जाती है। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इस समय। मनीषा जी हैं, राज राणा जी हैं, मन्नू ढांडा जी हैं, विवाह पाठक हैं, और काफ़ी लोग हैं। और कुछ प्रश्न भी हैं मेरे पास, कुछ प्रश्न भी आए हुए हैं, थोड़ा सा मैं उनकी भी बात कर लेता हूँ। एक प्रश्न है, मनीषा जैन ने पूछा है,
गाजियाबाद से। और उन्होंने कहा है कि किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 13 अक्टूबर 1997 है। टाइम है 1915, शाम का 7:15 और दिल्ली का बर्थ है। कहते हैं कि इनका वेट बहुत बढ़ रहा है, उसका क्या कारण है और हम वेट को कैसे कम कर सकते हैं। तो इसमें जो हमने इनका हॉरोस्कोप बनाया, हॉरोस्कोप में जो लग्न है वो मेष लग्न है, जिसका कि लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में प्लेस्ड है। और 8th हाउस में वो शुक्र के साथ प्लेस्ड है। और मंगल यहाँ से चंद्रमा को भी देख रहा है, मंगल यहाँ से चंद्रमा को भी देख रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि लग्न का जो संबंध है वो चंद्रमा जो शुक्र से भी है और चंद्रमा से भी है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम से बताया था कि 3 ग्रह हमारे मोटापे का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। जुपिटर तो सबसे बड़ा कारण है ही है, बट जुपिटर के अलावा जो मून और वीनस हैं वो भी मोटापे में उनका सहयोग होता है। तो 3 ग्रह हैं जो कि मोटापे का कारण बनते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लग्न का स्वामी है मंगल, मंगल का जो प्लेसमेंट है वो शुक्र के साथ है। और मंगल जो है मून को भी देख रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों ग्रहों का, मून और वेनस का, लग्न के साथ संबंध है। जुपिटर का कोई रोल नहीं है क्योंकि जुपिटर यहाँ पर 10th हाउस में प्लेस्ड है और डेबिलिटेशन में है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जुपिटर का कोई रोल इनके हॉरोस्कोप में मोटापे पर नहीं है। जो मेन रोल है वो मून और वीनस का है। और जैसे मैंने कहा था कि जो मून और वीनस के जो लोग हैं, और पर्टिकुलरली जब लग्न आपका मेष राशि है, तो ऐसे लोग को मोटापे पे काबू काबू करना बहुत आसान होता है। वो बहुत मेहनत करके, अपनी कोशिश करके हमेशा मोटापे पे काबू कर लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि जुपिटर तो शरीर को बेडोल बनाता है, लेकिन मून और वीनस शरीर को बेडोल नहीं बनाते। वेट तो बढ़ाते हैं या मोटापा बढ़ाते हैं, लेकिन वो शरीर को बेडोल नहीं बनाते हैं। तो अच्छी बात यह है कि शरीर बहुत बेडोल नहीं होगा। और दूसरा जो हॉरोस्कोप इनका इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ी सी भी अगर कोशिश करेंगे तो मोटापे को बहुत आसानी से काबू भी पा सकते हैं। और जहाँ तक उपाय की बात की, तो उपाय में अगर हम देखें तो इनका जो चंद्रमा है वो एफ्लिक्टेड है, जुपिटर नीच का है, और जो अ, मंगल है जो लग्न का लॉर्ड है वो 8th हाउस में प्लेस्ड है। तो एक तो दो कर सकते हैं, एक तो चंद्रमा का उपाय करें, सोमवार के दिन अगर आप शिव जी की पूजा करें या किसी भी सफ़ेद चीज़ का दान करें तो इनके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि जुपिटर नीच का है और ख़ास तौर से जो नवांश चार्ट में 8th हाउस में प्लेस्ड है, तो मैंने कहूँगा बहुत अच्छी पोजीशन है, तो जुपिटर का भी उपाय करना चाहिए। और जुपिटर के लिए जो भी अगर बृहस्पतिवार के दिन किसी भी पीली चीज़ का दान करेंगे तो इनके लिए बहुत शुभ होगा। दूसरा एक प्रश्न है कि डेट ऑफ बर्थ 15 मार्च 70 है, टाइम 11:35 है और प्लेस है विकास नगर देहरादून में। ये कोरोना से पीड़ित है, पोजीशन आईसीयू में एडमिट है। तो पूछ रहे हैं कि ठीक होने की क्या संभावना है। तो हॉरोस्कोप देखा हमने इन लोगों का, तो इनका जो लग्न है वो मिथुन लग्न है, उसका लॉर्ड मरकरी है, बुध है जो 9th हाउस में प्लेस्ड है, उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। लेकिन जो दशा इस समय ऑपरेट हो रही है वो सैटर्न में राहु का पीरियड ऑपरेट हो रहा है। और ये पीरियड जो है 1 अगस्त 21 तक रहेगा। और अगर हम थोड़ा सा भी देखें कि जो सन है इनका, इस समय जो सन की पोजीशन है उसको शनि भी देख रहा है गोचर में, और केतु भी जो है उसको देख रहा है। तो सन की पोजीशन भी बहुत अच्छी नहीं है। और पर्टिकुलरली जो राहु की दशा है वो, सैटर्न और राहु की जो दशा है वो बहुत फेवरेबल नहीं है। और ये टाइम रियली डिफिकल्ट टाइम है अप टू अगस्त एक्चुअली। तो इनको जो उपाय हैं वो, एक तो राहु का करना चाहिए इस टाइम, और शनि का उपाय करना चाहिए। शनि के लिए कोई भी काली चीज़ का हम दान कर सकते हैं शनिवार के दिन। और जहाँ तक राहु का सवाल है, अगर हम सूजी का हलवा बांट सकते हैं या भैरव बाबा की पूजा कर सकते हैं, राहु के मंत्र का कोई इनकी फैमिली में जाप कर सकता है, तो वो बहुत शुभ रहेगा। बट टाइम जो है डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जो शनि राहु का पीरियड है ये बहुत अच्छा नहीं होता है एक्चुअली में।
अब एक राज राणा जी एक कुछ पूछ रहे हैं कि सेवेंथ हाउस में बुध और चंद्रमा है, ये युति हो तो क्या होगा? चंद्रमा और बुध की युति। राज राणा जी, ये युति सिर्फ यही बताती है कि आपका नेचर, कि आपका नेचर जो है बहुत जोवियल है, आप बहुत ही एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं और नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से शुभ है। लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों पर बात करें तो सिर्फ हम सेवेंथ हाउस की युति देखकर कुछ नहीं बता सकते, और ना ही आपने कोई प्रश्न किया है। तो बेटर होगा कि आप अगर मुझे अपना बर्थ डिटेल दें और एक कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर देने की। एक प्रश्न पूछ रही हैं मनु ढांडा जी, मनोज जी के बारे में। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 94 है। लेट अस सी। और टाइम है इनका 4:40 AM। प्लेस ऑफ बर्थ है इनका करनाल लिखा है इन्होंने, कोई छोटा प्लेस है करनाल। इन्होंने पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब का टाइम पूछा है, गवर्नमेंट किस फील्ड में होना चाहिए, और मैरिज का कब होने की पॉसिबिलिटी है। तो इनका हमने जो हॉरोस्कोप बनाया है 13 अगस्त 94, टाइम इज 4:40 एंड द प्लेस इज घरावंडा, घरौंडा, करनाल में जो है। तो इनका जो लग्न है वो कैंसर साइन है, उसमें सन और मरकरी का प्लेसमेंट है। और उसका जो लॉर्ड है मून जुपिटर राहु फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है। वीनस सिक्स थर्ड हाउस में प्लेस्ड है। शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में एट्थ हाउस में प्लेस्ड है। और मंगल जो है अपने ही थर्ड नंबर साइन में, मार्स जो है वो ट्वेल्थ हाउस में प्लेस्ड है। तो पहला इन्होंने पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है। और जैसे मैंने कहा कि बताता आया हूँ मैं बहुत सारे प्रोग्राम में कि गवर्नमेंट जॉब के लिए दो प्लैनेट स्ट्रांग होने जरूरी होते हैं, सन और सैटर्न, सूर्य और शनि। तो इनका जो सूर्य है वो लग्न में है, बहुत स्ट्रांग है, मरकरी के साथ है। तो बुध आदित्य योग भी बनता है, जो एक इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है, कि द पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट आल्सो। तो सन एक स्ट्रांग प्लैनेट है। और अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न भी जो एट्थ हाउस में अपने मूल त्रिकोण साइन में उसका प्लेसमेंट है, और गुरु उसको आस्पेक्ट भी कर रहा है। तो ये भी जो सैटर्न की पोजीशन है बहुत फेवरेबल है। तो मैं कहूँगा कि सन और सैटर्न इनके हॉरोस्कोप में बहुत फेवरेबल पोजीशन में है। तो गवर्नमेंट जॉब लगने की पूरी पॉसिबिलिटी है। मंगल भी योग कारक है, तो मंगल की पोजीशन भी हम कहेंगे कि बहुत अच्छा है। अब कहते हैं कि किस फील्ड में होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब जो है किस फील्ड में होना चाहिए। तो इसमें अगर मैंने देखा कि मंगल इनका बहुत स्ट्रांग है, टेंथ हाउस का लॉर्ड मार्स भी है, और मार्स का प्लेसमेंट भी ठीक है। तो मार्स हमारा दिखाता है पुलिस है, डिफेंस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, या समथिंग कनेक्टेड विद दिस टाइप ऑफ थिंग। तो उस टाइप के या उस डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब की ट्राई करेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी जो है बहुत अच्छी है। तीसरा इन्होंने पूछा है कि मैरिज की पॉसिबिलिटी कब है, मैरिज की जो है कब पॉसिबिलिटी है। तो मैरिज का अगर हम देखें तो इनकी जो इस समय दशा ऑपरेट हो रही है वो गुरु में चंद्रमा की दशा है, जो कि 12 सितंबर 2021 तक चलेगी। उसमें फिर गुरु में मंगल की दशा आएगी, फिर गुरु में जो है वो राहु की दशा आएगी। तो जहाँ तक शादी का सवाल है, अगर हम गोचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अभी मुझे लग रहा है कि
टाइम है, क्योंकि जुपिटर के पीरियड में शायद इनका मैरिज नहीं होगा। मैरिज जो है बेसिकली जैसे शनि का पीरियड शुरू होगा उस पीरियड में मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है। तो आप गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर सकते हैं, और जैसे मैंने कहा कि पुलिस है, डिफेंस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, तो उस टाइप के जॉब आप कोशिश कर सकते हैं। और भी प्रश्न हैं। मनीषा जैन जी पूछ रही हैं कि वीनस अगर 7th हाउस का लॉर्ड है और लगन में बैठा है तो केंद्राधिपति दोष होगा या नहीं होगा। 7th हाउस का लॉर्ड है और लग्न में बैठा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि केंद्र का लॉर्ड है, बट उसका जो संबंध है वो लग्न से हो गया, त्रिकोण स्थान से हो गया। तो जब भी किसी भी ग्रह का संबंध अगर केंद्र और त्रिकोण दोनों से हो जाता है तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। पर मैंने कहा कि एक 7th हाउस का लॉर्ड तो है ही है, तो 7th हाउस का लॉर्ड होने से मारक फल तो डेफिनेटली देगा। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे प्रश्न हैं। विनोद तिवारी जी हैं, उन्होंने पूछा है, और विवाह पाठक जी ने पूछा है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैं कोशिश करूंगा अगले कार्यक्रम में आपके, क्योंकि बहुत प्रश्न हैं आप लोगों के, कि जितना भी पॉसिबल होगा नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग इन प्रश्नों को कवर करेंगे। और इसके अलावा भी आपका कोई अगर ज्योतिष के बारे में कोई डाउट है, कोई आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप लिखिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए, और आपके व्यक्तिगत प्रश्नों का जवाब। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो इंटरेस्ट है, या आप जो इंटरेस्ट ले रहे हैं या दिखा रहे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगली बार आपके जितने भी प्रश्न आपने पूछे हैं आज, मैं उनका उत्तर दे पाऊँ। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले इतवार को। थैंक यू सो मच।